अब हम लोग बात करते हैं, इसमें जो है मूल अधिकार पढ़ रहे हैं जिसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जा करके फंडामेंटल राइट्स जो मूल अधिकार है, ठीक है, इसके जो अनुच्छेद जो है 29 और 30 इसमें है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार में अनुच्छेद 29 और 30 है। तो अनुच्छेद 29 को जो है सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो नंबर 13 में जो है अनुच्छेद 29 को पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद इसको देखिए, क्योंकि सीरियल से देखिएगा तो समझ में आएगा। ठीक है, और यह जो है पीजीटी परीक्षा हो, यूजीसी नेट परीक्षा हो, इसके बाद बीपीएससी शिक्षक बहाली, इसके बाद यूपीएससी का जो एग्जाम होता है आईएएस और पीसीएस यानी ये तमाम प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इसको बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से इसको जो है विस्तार रूप से अध्ययन कराया जा रहा है ताकि इसमें से एक भी चीज जो है न छूटे। ठीक है, ये सभी परीक्षाओं को कवर करेगा। इसको बताने के बाद लास्ट में जब ये पूरा खत्म हो जाएगा ये मूल अधिकार, इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं लाऊंगा कुछ, वहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कम से कम 150 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे बोर्ड पर। इसके अलावा घटना चक्र पूर्वावलोकन की जो बुक है, ठीक है, इस बुक को हम लास्ट में वीडियो के लास्ट में दिखाएंगे। पूर्वावलोकन का जो बुक है उस बुक से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा कि हिंदुस्तान का कोई भी परीक्षा हो, ठीक है, वहां कोशिश होगा कि संविधान में जो है एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, नेट, बीपीएससी, आईएएस, पीसीएस कुछ भी एग्जाम हो उसमें एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, किस तरीके से जो है संविधान को पढ़ना है, और इसको पढ़ने के लिए कहीं जो पैसा देने की जरूरत नहीं है, पूरी पढ़ाई जो है फ्री में अच्छे से हो जाएगी। आगे बात करते हैं इसमें जो है अनुच्छेद, पहले सबसे पहले बात करते हैं मूल अधिकार का। तो मूल अधिकार जो है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है, जिसमें अनुच्छेद 29 और 30 में इसकी बात की गई है। 29 को मैंने अभी बताया कि वीडियो नंबर 13 में 29 को देख लीजिए, और जो है 30 को जो है इसमें वीडियो नंबर 14 में देखिए। अब 30 क्या कहता है इस पर बात करेंगे। अनुच्छेद 30 कह रहा है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अब इसमें देखेंगे कि शिक्षा संस्थाओं की जो स्थापना करना है, स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 30 का पहला आर्टिकल, सब आर्टिकल 1। अनुच्छेद 30 का पहला आर्टिकल क्या कहता है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थाओं की स्थापना प्रशासन करने का अधिकार। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अब जो है अनुच्छेद 30 का जो पहला आर्टिकल बोल रहा है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी शिक्षण संस्था, सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के अनुसार जो है शिक्षण संस्थाएं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार की बात की गई। तो कहने का तात्पर्य जो अल्पसंख्यक वर्ग है, सबसे पहले बात करते हैं कि यह अल्पसंख्यक वर्ग क्या होता है। तो अल्पसंख्यक किसको मानते हैं, तो धर्म या भाषा। प्रश्न बनेगा कि भारतीय संविधान के अनुसार अल्पसंख्यक किसको माना गया है, तो जो धर्म या भाषा के आधार पर जिसकी संख्या सबसे कम होती है उसको अल्पसंख्यक माना गया है। जबकि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक की परिभाषा यानी अल्पसंख्यक को परिभाषित नहीं किया गया है। इस बात का ध्यान देंगे कि अल्पसंख्यक कौन है इसको परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन थोड़ा सा है ये चीज बताया गया कि धर्म या भाषा के आधार पर। जैसे बात करते हैं जिसकी भाषा बहुत कम हो, ठीक है, जैसे यहूदी हो गए या अन्य भी जो हैं जिनकी भाषा कम है, उनको जो है उनको हम लोग क्या मान सकते हैं, अल्पसंख्यक मान सकते हैं। जैसे पंजाब है, तो पंजाब जो है, तो पंजाब में जो पंजाबी लोग हैं उनकी संख्या अधिक है। पंजाब वहां जो है पंजाब में जो पंजाबी होगा बहुसंख्यक हो जाएगा, लेकिन वहीं पर हिंदू धर्म के लोग उनकी संख्या क्या है, कम है। ठीक है, इसलिए जो हिंदू धर्म के लोग पंजाब में क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे अल्पसंख्यक हो जाएंगे। ठीक है, अल्पसंख्यक का मतलब ये होता है धर्म या भाषा के आधार पर। सबसे पहले बात करते हैं, इनको जो है एक अधिकार दिया गया है धर्म या भाषा के आधार पर जो है अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के अनुसार, जैसे अपनी रुचि के अनुसार अपना शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हैं। जैसे मुस्लिम लोग की संख्या जहाँ कम है, ठीक है,
वह जो है कम हो या ज्यादा हो, अब मुस्लिम लोग जो है अपने लिए एक शिक्षण संस्था मदरसे की स्थापना कर सकते हैं और उसकी स्थापना कर सकते हैं और उसका प्रशासन भी कर सकते हैं। यह अनुच्छेद 30(1) में बताया गया है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन बनता है कि जाति मूल वंश के आधार पर अल्पसंख्यक नहीं माना जाएगा। जैसे प्रश्न बनता है कि किसको अल्पसंख्यक मानेंगे, तो धर्म या भाषा के आधार पर क्या होगा, अल्पसंख्यक होगा। क्या होगा, अल्पसंख्यक। ठीक है, लेकिन जाति और मूल वंश के आधार पर अल्पसंख्यक नहीं माना जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसमें देखते हैं ऐसी संस्थाओं का संपत्ति। ठीक है, ऐसी संस्थाओं का या ऐसी संस्थाओं, ये मिस्टेक हो गया है, ऐसी संस्थाओं की संपत्ति राज्य अर्जन करता है तो पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा। अगर ऐसी कोई संपत्ति है, मान लेते हैं हमने मदरसा बना लिया या कोई विद्यालय बना लिया अल्पसंख्यक वर्ग के लोग, ठीक है, और अगर मान लो कि रास्ते में पड़ गया मदरसा, तो अब सरकार क्या करेगी, अब सरकार को रोड बनाना है, अब ये तो नहीं देखेगी वो क्या है। ठीक है, कुछ भी बना हो, कोई भी शिक्षण संस्था हो, उसको सरकार क्या कर सकती है, तोड़ सकती है। उसको तोड़ेगी, तो तोड़ने के बाद मान लो उसको रोड निकालना है तो क्या करेगी, संपत्ति का अर्जन करता है तो पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा। मान लो उसने लीगल बनाया हुआ है, लेकिन सरकार को वहां जरूरत रोड बनाने का, मदरसा तोड़ करके, सरकार मदरसा को क्या करेगी, तोड़ देगी। तोड़ने के बाद लेकिन राज्य उसको क्या करेगी, उसको उचित मुआवजा देगी। जो अल्पसंख्यक वर्ग का जो संस्था बना हुआ है, तोड़ने के बाद उसको मुआवजा देगी। ठीक है, जैसे मान लेते हैं उसकी संपत्ति 4 लाख की है, तो 4 लाख के बजाय 8 लाख 10 लाख जो भी देना होगा वो सरकार जो है उसको देगी। ये जरूरी है देना। ठीक है, अल्पसंख्यक अपने बच्चे को अपनी भाषा में शिक्षा दे सकते हैं। जैसे अल्पसंख्यक वर्ग है, वह अपने बच्चे को अपनी भाषा में शिक्षा दे सकते हैं, जैसे वह उर्दू में शिक्षा दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये ध्यान देना, और अल्पसंख्यक इसको मना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अल्पसंख्यक वर्ग जो है अगर उसमें चाहे तो हिंदू का बच्चा भी जाकर के मदरसे में पढ़ सकता है, उसको रोका नहीं जा सकता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो अल्पसंख्यक अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा जैसे उर्दू में दे सकते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 30 ये कानून के ऊपर नहीं है, मनमाना नहीं चलेगा कि मदरसे में कुछ भी पढ़ा देंगे। ठीक है, तो यह अनुच्छेद 30 जो है जरूर दिया गया है, लेकिन यह कानून के ऊपर नहीं है। समझ में आया? इसलिए मदरसे में तमाम प्रकार के गणित की शिक्षा, विज्ञान की शिक्षा, कंप्यूटर की शिक्षा, ये शिक्षाएं जो है दी जा रही हैं। उसमें अन्य धर्म के लोग भी जाकर के वहां क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है अनुच्छेद 30 का दूसरा अभी देखते हैं। 30 का दूसरा देखेंगे, पहला तो अभी इसी वीडियो में हम लोग देख लिए हैं। तो अनुच्छेद 30 का दूसरा क्या कह रहा है कि शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षण संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म, भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन में है। ठीक है, कह रहा है कि शिक्षण संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षण संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी शिक्षण संस्था, कोई अल्पसंख्यक वर्ग जो है, अल्पसंख्यक का मतलब धर्म या भाषा के आधार पर कोई भी शिक्षण संस्था खोला गया है, ठीक है, तो उसके साथ राज्य किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। क्या करेगा? भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, राज्य के नजरिए में सभी क्या हैं, बराबर हैं, समान हैं। इसलिए राज्य जो है किसी भी प्रकार का भेदभाव जो है शिक्षण संस्था के लिए नहीं करेगा, चाहे वो किसी धर्म का हो और चाहे वह किसी भाषा से हो। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं मदरसे। ठीक है, तो जो है मदरसा जैसे मुस्लिम धर्म का हो गया, अब मान लेते हैं उसमें उर्दू भाषा में शिक्षा दी जा रही है। ठीक है, तो उसके साथ राज्य भेदभाव नहीं करेगा शिक्षण संस्था के साथ, यह जो है, और इसका प्रबंधन करेगा, इसके विषय में बताया गया है। अब स्पष्टीकरण में देखते हैं कि अनुच्छेद 30 का पहला आर्टिकल जो कि अनुच्छेद 29(2) के अधीन है, प्रवेश में आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं है। इस बात का ध्यान देंगे। अगर शिक्षण संस्थाएं ये खोला गया है खास करके धर्म पर आधारित,
तो उसमें आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं है। जैसे मदरसा में कोई आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं है, उसमें अन्य धर्म के लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन उनके लिए कोई SC ST OBC आरक्षण नहीं है। इसके बाद जो है, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, उसमें भी आरक्षण की व्यवस्था SC ST के लिए नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था। यह अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के प्रबंधन की बात की गई है। तो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, इसकी बात करते हैं। तो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था दो प्रकार का है, बताया गया है। पहला है राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त। ठीक है, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त प्लस सहायता प्राप्त। अगर राज्य ने किसी को मान्यता दिया है या राज्य ने किसी को सहायता दिया है, किसी भी चीज, जैसे मदरसा है, ठीक है, अगर उसको राज्य सहायता दिया है, राज्य से मान्यता प्राप्त है, तो राज्य के अनुसार शिक्षण स्टाफ, अनुशासन, सफाई, पाठ्यक्रम, शुल्क, अगर राज्य उसको पैसा दे रहा है, राज्य ने उसको मान्यता दिया है, कोई भी शिक्षण संस्था अगर मुस्लिम धर्म का भी खुला हुआ है, तो राज्य के अनुसार ही अनुशासन रहेगा। जो सरकार का अनुशासन का जो नियम होता है, अनुशासन होगा। राज्य के अनुसार ही उसमें क्या होगी, सफाई होगी, और राज्य जो चाहेगा वही पाठ्यक्रम इसमें लागू होगा। ठीक है, और उसके बाद शुल्क जो है लागू होगा। जैसे मदरसे का आधुनिकीकरण किया गया है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है कि जो मदरसे लीगल तरीके से खुले हुए, अनलीगल तो कहीं भी बंद हो जाएगा, बंद हो गया है, जो लीगल मदरसे हैं उनके लिए कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था की गई है। ठीक है, राज्य ने उसको क्या किया, अनुदान के रूप में पैसा दिया है, तो राज्य में उसका कुछ अधिकार है। इसके बाद आगे दिया गया है कि मान्यता प्लस सहायता प्राप्त नहीं। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो कि राज्य से मान्यता लिए हैं, लेकिन उसमें राज्य ने कोई सहायता नहीं दिया है। अगर राज्य से कोई भी संस्था ऐसी है, शिक्षण संस्था, कि जिसने मान्यता तो लिया है लेकिन राज्य से सहायता नहीं लिया है, उस कंडीशन में प्रशासन में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होगा। अब इसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। कोई मुस्लिम संस्था या कोई भी अल्पसंख्यक संस्था अगर खुल गई है शिक्षा के लिए, तो उसमें राज्य जो है, राज्य सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। कब नहीं करेगी, जब वो सहायता नहीं देगी। लेकिन सामान्य विधियों के अधीन होगा। तो कानून के जो सामान्य नियम हैं, इस नियम का पालन करना होगा। ये नहीं है कि मदरसे मनमाने ढंग से शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, यह मनमाने ढंग से शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसके लिए सामान्य विधियों का, सामान्य कानून का क्या करना होगा, पालन करना होगा। हाँ, वो अपने तरीके से रख सकते हैं, उनकी मर्जी। अगर जो है राज्य ने उस पर सहायता नहीं दिया है, तो वह अपने तरीके से, अपना स्टाफ हो गया, अपना सफाई हो गया, जो भी करना है वो अपने सिस्टम से करेंगे, लेकिन सामान्य कानून का क्या करते हुए, पालन करते हुए, उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम लोग जो है अगला 15 नंबर वीडियो मिलेंगे, और 15 नंबर वीडियो में जो है अब हम लोग पढ़ेंगे अंतिम जो मूल अधिकार 6वां नंबर है, उसको बोलते हैं संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 32। ठीक है, और उसको जो है हम लोग अगले वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सबसे पहले इस चैनल को जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कीजिए। अब हम लोग जो है बात करते हैं कि जो मोहिनी जैन का केस है। ठीक है, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। ठीक है, तो एक कर्नाटक राज्य में एक विद्यालय था, जो मोहिनी जैन ने जो केस किया था फीस को लेकर के। ठीक है, तो इसने जो है बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मनमाना नहीं चलेगा, राज्य का मनमाना नहीं चलेगा, फीस में मनमाना नहीं चलेगा। कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज है या मेडिकल कॉलेज हो, कोई भी कॉलेज हो, ठीक है, तो कॉलेज जो है मनमाने तरीके से फीस नहीं ले सकता है। मोहिनी जैन ने जब केस किया था, तो उसको जो है कम फीस में उसका एडमिशन हुआ, क्योंकि राज्य एडमिशन उसको नहीं ले रहा था, क्योंकि उसके पास पैसा कम था। ठीक है, और राज्य जो है मनमाना तरीके से फीस ले रहा था, तो उस मनमाना तरीके से जो फीस लेने की जो प्रक्रिया जो विद्यालय विश्वविद्यालय की थी, उसको जो है कॉलेज की क्या किया गया, रोक लगा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो है राज्य जो है ये मनमाना तरीके से फीस वसूल नहीं कर सकता है। ठीक है, और इस कारण जो है इस केस में मोहिनी जैन को जो है न्याय मिला है, और इस पर फीस पर रोक लगाया गया है, सिस्टम से फीस लेगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।